नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पुनः एक बार आपके अपने YouTube चैनल दिशा एकेडमी पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास के प्रागैतिहासिक काल के बारे में। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमने इतिहास का वर्गीकरण पढ़ लिया था और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी कर ली थी। जैसे 1820 ईस्वी में जर्गेनस थॉम्सन के द्वारा धातुओं के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण किया गया। 1863 में रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय के द्वारा सबसे पहले पाषाणकालीन उपकरण की खोज की गई और इस कारण से रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय, जो कि एक भूवैज्ञानिक थे और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे, उनको हमने प्रागैतिहासिक काल का जनक भी कहा था। तो उसी क्रम में हम अगली वीडियो की ओर आगे बढ़ेंगे और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के पुरापाषाण काल के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं पुरापाषाण काल। इससे पहले आप लोगों से निवेदन है, जो लोग हमारे YouTube चैनल पर अभी नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करें और अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं पाषाण काल। अगर हम बात करते हैं पुरापाषाण काल की, पुरापाषाण काल, तो कल हमने बात किया था पुरापाषाण काल, जिसको हम पैलियोलिथिक एज के नाम से भी जानते हैं, पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। इस पाषाण काल में, पुरापाषाण काल को हमने अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट रखा था। सबसे पहला था लोअर पैलियोलिथिक यानी निम्न पुरापाषाण, निम्न पुरापाषाण, जिसको हम लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। और दूसरा जो हमने देखा था वो हमने मिडिल देखा था, यानी मध्य पुरापाषाण काल देखा था, पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। और जो तीसरा हमने देखा था वो था उच्च पुरापाषाण यानी अपर पैलियोलिथिक एज, उच्च पुरापाषाण पाषाण काल। इसको हम अपर पैलियोलिथिक बोलते हैं, अपर पैलियोलिथिक एज, और इसको हम मिडिल बोलते हैं, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और इसको हम लोअर बोलते हैं, लोअर पैलियोलिथिक एज। तो इस तरीके से हमने पाषाण काल को, पुरापाषाण काल को 3 भागों में बांटा, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण काल। आइए अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इसके काल ड्यूरेशन की। कल की क्लास में हमने देखा था कि इतिहासकारों ने इतिहास का वर्गीकरण करते समय अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग ड्यूरेशन लिखी है। तो मैं थोड़ा सा कुछ ऑथेंटिक आपको ड्यूरेशन देना चाहता हूं, जो किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा। जैसे आपको एस.के. पांडे की बुक में भी वर्गीकरण लिखा मिल जाएगा, ज्ञानचंद की किताब में भी ऐसा लिखा मिल जाएगा। यानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे जानने का इसका वर्गीकरण, जिससे आपसे अगर रफली तौर पर अगर कोई पूछे या एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसको हल कर सकें। अगर हम चर्चा करेंगे मनुष्य की उत्पत्ति की, तो मनुष्य की उत्पत्ति आज से लगभग 10 लाख वर्ष पहले हुई थी। लेकिन अगर हम चर्चा करते हैं पुरापाषाण काल के ड्यूरेशन की, तो हम थोड़ा सा विचार करेंगे अपने साक्ष्यों पर। चूंकि हमने बताया था पुरापाषाण काल को जानने का एकमात्र स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। तो जब से हमको पुरातात्विक स्रोत मिलना प्रारंभ हुए, उसी आधार पर हम इसको 3 भागों में बांटते हैं। और इस काल के मुख्य रूप से जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं वो औजार हैं। तो औजारों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि इस काल का मनुष्य पढ़ना लिखना नहीं जानता था। हमें यह भी सही से ज्ञात नहीं है कि इस काल का मानव जो था वो बोल भी पाता था या नहीं बोल पाता था। तो हम इसके उपकरणों के माध्यम से इस काल की चर्चा करते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं, इसका थोड़ा सा साक्ष्यों के आधार पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पूर्व की क्लास में पढ़ रखा है कि मानव की उत्पत्ति के बारे में, कि सीनोजोइक महाकल्प के ट्रेजरी युग के प्लायोसीन काल में आज से लगभग 10 लाख साल पहले होमो सैपियंस अस्तित्व में आया था। उससे पहले का जो मानव था वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, हिडलबर्ग, होमो हैबिलिस, ऐसे करके बहुत सारी पीढ़ियां हमने पढ़ी थी। तो अगर हम बात करें निम्न पुरापाषाण काल की, अगर साक्ष्यों के आधार पर हम बात करें, तो हमने इससे पहले क्लास में चर्चा किया कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से आज से लगभग 14 लाख वर्ष पुराने कुछ पाषाणकालीन उपकरण या अस्थियां हमको प्राप्त हुई, जीवाश्म प्राप्त हुए। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि अगर हम देखें तो 14 लाख वर्ष प्राचीन जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से प्राप्त हुए थे। और इसकी जो खोज हुई थी ये काफ़ी वर्तमान समय में हुई, 1960 के दशक में हुई।
1960 के दशक में हुई। अगर हम इसके बाद बात करें तो लगभग इससे पहले बाद में 1983 में रावलपिंडी के रिवात नामक स्थान से कुछ जीवाश्म प्राप्त हुआ था, जिसको हम लगभग 19 लाख वर्ष प्राचीन बताते हैं। तो रावलपिंडी के जो रिवात नामक स्थान से हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसके आधार पर हम लगभग 19 लाख वर्ष से इसका वर्गीकरण करते हैं। लेकिन और थोड़ा अगर प्राचीन में पढ़ा जाए तो शिवालिक निक्षेपों से, यानी जो भारत में पड़ने वाली शिवालिक निक्षेप हैं, वहाँ से हमको कुछ पाषाणकालीन उपकरण देखने को मिले, जिनको लगभग हम 25 लाख वर्ष प्राचीन मानते हैं। तो अगर हम निम्न पुरा पाषाण काल को बांटना चाहें तो किताबों में लिखा मिल सकता है 25 लाख वर्ष ईसा पूर्व या 25 लाख ईसा पूर्व से किताब में अलग अलग लिखा मिलता है मानव की उत्पत्ति तक, यानी होमो सेपियंस के उद्भव तक। लेकिन अगर हम इसके पांडे के अनुसार चलें तो यहाँ पर 10 लाख या 9 लाख वर्ष लिखा मिल सकता है। तो 9 लाख ईसा पूर्व तक इसका वर्गीकरण देखने को मिला निम्न पुरा पाषाण काल का। अब अगर हम मध्य पुरा पाषाण काल की बात करें तो निम्न पुरा पाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व पर समाप्त हुआ। तो मध्य पुरा पाषाण काल 9 लाख ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक चला। 40,000 ईसा पूर्व तक चला। अगर हम अपर एज की बात करें, उच्च पुरापाषाण काल के ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग ये 40,000 ईसा पूर्व से शुरू होकर के ईसा पूर्व से लेकर के 40,000 ईसा पूर्व से लेकर के किताबों में अलग अलग लिखा मिलता है। कई इतिहासकार इसको 6,000 ईसा पूर्व मानते हैं, कुछ लोग 4,000 ईसा पूर्व मानते हैं। 1000 ईसा पूर्व से हम 8,000 ईसा पूर्व तक मान के चलते हैं, 8,000 ईसा पूर्व तक। तो इसको 8,000 ईसा पूर्व तक नोट करते हैं, 8,000 ईसा पूर्व तक, 8,000 ईसा पूर्व तक। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑथेंटिक अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो लगभग 25 लाख जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए 25 लाख ईसा पूर्व प्राचीन के। तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 9 लाख ईसा पूर्व तक का हम निम्न पुरापाषाण यानी लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व को हम मध्य पुरापाषाण काल या मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं। उच्च पुरापाषाण काल की बात करें तो 40,000 से लेकर के 8,000 या 10,000 किताब में लिखा मिल सकता है। तो इस तरीके से हमने बात किया निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल और उच्च पुरापाषाण काल के ड्यूरेशन की। आइए अब चर्चा करते हैं हम निम्न पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण, उच्च पुरापाषाण काल के विशेषताओं के, इनके औजारों के और इनके साक्ष्यों के बारे में, इस काल के मनुष्य की दशाओं के बारे में। तो एक एक काल को विधिवत तरीके से हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं निम्न पुरापाषाण काल। आइए देखते हैं निम्न पुरापाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज के बारे में। तो जैसा कि हमने ड्यूरेशन की बात की कि इसे 25 लाख ईसा पूर्व से 9 लाख ईसा पूर्व के मध्य के औजारों को, उपकरणों को या साक्ष्यों को इसमें समावेश किया गया, इसमें इकट्ठा किया गया। अब अगर हम बात करें निम्न पुरापाषाण काल के साक्ष्यों की तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को 1863 में पलवरम नामक स्थान से एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, जो कि सबसे प्राचीन उपकरण था। तो इस आधार पर हमने इसको निम्न पुरापाषाण काल का औजार की संज्ञा दी। तो दो नाम आपको याद रखना है, एक D.N. वाडिया और दूसरा रॉबर्ट ब्रूसफुट। D.N. वाडिया, दोनों नाम याद रखना आपको, D.N. वाडिया एवं रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आपको जरूर याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो कि जियोलॉजिकल सर्वेक्षण विभाग के प्रमुख थे और प्रागैतिहासिक काल का इनको जनक कहा जाता है। तो D.N. वाडिया एवं रॉबर्ट ब्रूसफुट के प्रयासों से निम्न पुरापाषाण काल के स्थलों का पता चला, स्थलों की खोज हुई। अब ये आपको ध्यान रखना है कि D.N. वाडिया एवं रॉबर्ट ब्रूसफुट को निम्न पुरापाषाण काल का जनक भी माना जा सकता है, जनक भी कहा जा सकता है। रॉबर्ट ब्रूसफुट को तो हम प्रागैतिहासिक काल का ही जनक मानते हैं। अगर हम इसमें बात करें निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताओं की तो मुख्य रूप से औजारों के आधार पर, जैसे हमने बताया कि पूरे पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण और नवपाषाण काल को औजारों के माध्यम से, उपकरणों के साक्ष्यों के आधार पर हम इसको वर्गीकृत करते हैं, डिफाइन कर पाते हैं। तो अगर हम निम्न पुरापाषाण काल के औजारों की बात करें तो इस काल के मुख्य रूप से दो औजार देखने को मिले, दो प्रकार के औजार देखने को मिले। एक थे चापर और चॉपिंग और दूसरे थे हैंड एक्स। तो दो प्रकार के औजारों या इन काल के औजारों को हमने दो वर्गों में विभाजित किया, चापर चॉपिंग और दूसरा हमने देखा हैंड एक्स। तो इस आधार पर इसको हम दो संस्कृतियों के नाम से जानते हैं, एक को हम चापर चापिंग संस्कृति और दूसरे को हैंड एक्स संस्कृति भी कहते हैं। तो आइए समझते हैं चापर चापिंग क्या है और हैंड एक्स क्या है, इसके साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए और कैसे मानव इस काल के औजारों को बनाता था, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें यहाँ पर एक पॉइंट की, तो सबसे पहला कि इस काल का जो मानव था
इस काल का मानव मुख्यतः अपने औजार पेबुल और क्वार्टजाइट, ये दो नाम याद रखना आपको, पेबुल और क्वार्टजाइट पत्थरों का प्रयोग करता था, पेबुल और क्वार्टजाइट पत्थरों का इस्तेमाल करता था। इस काल का मानव मुख्यतः अपने औजार पेबुल और क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था, है ना। तो क्वार्टजाइट एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है, और पेबुल पत्थर जो है एक गोलास्म पत्थर है। कैसे ये बनता है, किसको हम पेबुल कहते हैं, तो ध्यान दीजिए कि बड़े विशालकाय चट्टानें जो होती थी वो नदियों में बह करके लुढ़क करके आती थी। इनका आकार पहले अलग टेढ़ा मेढ़ा उल्टा सीधा हुआ करता था, फिर नदियों के किनारों से ये टकरा करके धीरे धीरे इनका आकार थोड़ा सा गोल हो जाता था। आप ये कह सकते हैं कि ये अंत में एक गोल पत्थर का रूप ग्रहण कर लेते थे। तो ये जो गोलास्म पत्थर होता था इसी को हम कहते थे पेबुल पत्थर, इसी को हम पेबुल कहते हैं, या गोलास्म पटिका भी कह सकते हैं, गोलास्म पटिका भी बोल सकते हैं। तो पेबुल या गोलास्म जो पत्थर होता था ये गोल पत्थर होता था। इस पत्थर को मुख्य रूप से मनुष्य औजार बनाने के लिए प्रयोग करता था आघात प्रक्रिया के माध्यम से। अभी आघात प्रक्रिया क्या है, पत्थर को लेकर के इस पत्थर के सिरों पर पत्थर से या हड्डियों से चोट करके, ठोस चीज़ों से चोट करके इसके किनारों को तोड़ देता था, जिससे इसके किनारे टूट जाते थे और वो धारदार नुकीले हो जाते थे, और वो मुख्य रूप से जानवरों की खाल उतारने, पेड़ों की छाल छुड़ाने और शिकार करने में प्रयोग किए जाते थे। अगर हम बात करें इस पत्थर में, तो अगर हम प्राचीन काल के औजारों को देखें तो उस काल का औजार मुख्य रूप से अंडाकार देखने को मिलता है, और इसके किनारों को चोट दे करके, आघात दे करके इसको कई भागों में तोड़ दिया जाता था। इस तरीके से अलग अलग हिस्सों में तोड़ दिया जाता था, और ये जो नुकीले धारदार चीज़ें होती थी यही जानवरों को आघात पहुंचाते थे, जख्मी करते थे। ये जो हिस्सा होता था ये मनुष्य हाथ में आसानी से पकड़ सकता था, और पकड़ करके इस धारदार नुकीले क्षेत्र से जानवरों का शिकार कर सकता था। ये जो मुख्य रूप से औजार होता था, इसमें दो तरीके से औजार देखने को मिले। एक देखने को मिला जिसके एक हिस्से पर धार लगी होती थी, मुख्य रूप से इस तरीके से एक हिस्से पर धार लगी होती थी। जब एक हिस्से पर धार लगी होती थी इसको हम बोलते थे चापर, इसको बोलते थे चॉपर। और जब दोनों हिस्सों पर धार लगाई जाती थी कुछ इस तरीके से, जब इसके दोनों हिस्सों पर धार लगा दी जाती थी इस तरीके से, दोनों हिस्सों पर धार लगी होती थी और यहां से पकड़ करके इसका शिकार किया जाता था, तो इसको हम कहते थे चॉपिंग। तो मुख्य रूप से निम्न पुरापाषाण काल के जो औजार थे वो चॉपर और चॉपिंग थे। और दूसरा जो औजार हुआ करता था वो हैंड एक्स हुआ करता था। ये थोड़ा सा अगर आप चित्र देखेंगे प्रागैतिहासिक काल के या पुरापाषाण काल के किसी भी किताब में देखने को मिलेगा आपको कि यहाँ पर कुछ इस तरीके का एक औजार देखने को आपको चित्र में मिलेगा जिसको हम हैंड एक्स बोलते हैं। हैंड एक्स, ये हिस्सा आगे का थोड़ा सा नुकीला होता था, यहाँ पर धार लगी होती थी, तो इसको हम मुख्य रूप से हैंड एक्स बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। तो ये हैंड एक्स हुआ करता था। इसी की खोज पलवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय ने की। तो निम्न पुरापाषाण काल के मुख्य रूप से जो औजार थे वो चापर थे, चॉपिंग थे, जो कि पेबुल पत्थर से बनाए जाते थे या क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। तो और इस काल के प्रमुख औजारों में चापर, चॉपिंग और हैंड एक्स थे। दो वर्गों में विभाजित किया गया, और इसी आधार पर कह सकते हो निम्न पुरापाषाण काल को हम दो नामों से जानते हैं, एक चापर चॉपिंग संस्कृति और दूसरी हैंड एक्स संस्कृति या हैंड एक्स संस्कृति। इस काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, दो भागों में बांटा गया। नंबर एक चापर चॉपिंग, चापर चॉपिंग, और दूसरा हैंड एक्स। अब अगर इसके औजारों की हम बात करें
तो कुल इस तरीके से गोलास्म पत्थर पर एक तरफ धार लगा करके इसको नाम दिया जाता था चापर, और जब ये दोनों तरफ धार लगी होती थी इसको हम कहते थे चॉपिंग। और हैंड एक्स की बात करें कुछ इस तरीके से चित्रकारी आपको देखने को मिलेगी किताबों में। ये होता था हैंड एक्स। अब देखिए जो चापर चापिंग है, इस काल के औजार जो चापर चापिंग थे, इसी कारण से इसको हम चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं। हैंड एक्स प्रमुख औजार होने के कारण इसको हम हैंड एक्स संस्कृति कहते हैं। अब अगर इसमें बात करें इनके साक्ष्यों की, तो मुख्य रूप से चापर चापिंग के जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए वो हमको प्राप्त हुए उत्तर भारत से, या उत्तर भारत से शिवालिक हिमालय के निक्षेपों से हमको इस काल के औजार देखने को मिलते हैं, और मध्य भारत तक इसके औजार हमको चापर चापिंग के रूप में देखने को मिलते हैं। जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य है वो सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुआ चापर चापिंग के साक्ष्य, और इसी कारण से इसको हम सोहन नदी घाटी संस्कृत के नाम से जानते हैं, या सोहन संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। यानी चापर चापिंग जो औजार मिले, जिस क्षेत्र से मिले, सोहन नदी घाटी, मुख्य रूप से सिंधु की सहायक नदी है सोहन नदी, जिसकी नदी घाटी से इसके औजार प्रमुख रूप से देखने को मिले, इसलिए इसको हम सोहन नदी घाटी कहते हैं। अगर हम हैंड एक्स की बात करें तो मुख्य रूप से हैंड एक्स का जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ वो पलवरम और अतिरम पक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुआ। दक्षिण में चेन्नई यानी तमिलनाडु राज्य के चेन्नई मद्रास के निकट से प्राप्त हुए, और इस वजह से इसको हैंड एक्स संस्कृति या मद्रास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसका जो प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ मद्रास के निकट बादम मदुराई या बाद मदुराई तथा अतिरम पक्कम नामक स्थान से। ठीक है। अगर हम चापर की बात करें तो वो एक तरफा धार वाले औजार थे, एक तरफा धार वाले। अगर हम दूसरी बात करें चापिंग की तो ये दो तरफा धार वाले, कह सकते हैं दो तरफा धार वाले औजार थे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि निम्न पुरापाषाण काल के दो तरफा धार वाले औजारों को किस नाम से जाना जाता, तो चॉपिंग थे। एक तरफा धार वाले जो थे उसको हम चापर कहते थे। तो इस तरीके से हमको कुछ आरंभिक साक्ष्य देखने को मिले सोहन नदी घाटी से चापर चापिंग के, और दूसरे हमको हैंड एक्स संस्कृति के साक्ष्य मिले मद्रास के निकट बादुम मदुराई और अतिरम पक्कम नामक स्थान से। तो इस तरीके से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे निम्न पुरापाषाण काल के। अगर हम निम्न पुरापाषाण काल के अन्य प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें तो अगर हम सबसे पहले बात करें जम्मू कश्मीर के, तो जम्मू कश्मीर से दो स्थानों से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे। एक साक्ष्य प्राप्त हुआ था पोतवार क्षेत्र से, एक स्रोत हमको प्राप्त हुआ पोतवार क्षेत्र से, और दूसरे हमको प्राप्त हुए पाकिस्तान में एक छोटी सी नदी है जिसका नाम है लिद्दर नदी। जम्मू कश्मीर के पोतवार क्षेत्र से और लिद्दर नदी से हमको कुछ औजार प्राप्त हुए, पाषाणकालीन औजार प्राप्त हुए। अगर हम इनके औजारों में खोज की बात करें, देखिए अब ये जो पोतवार क्षेत्र है, पिछली वीडियो के माध्यम से हमने बताया था, पोतवार क्षेत्र मुख्य रूप से हिमालय की पीर पंजाल तथा नमक पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम पोतवार क्षेत्र बोलते हैं। फिर से समझ लीजिए, हिमालय के पीर पंजाल तथा नमक पर्वत के बीच का जो क्षेत्र है उसको हम पोतवार क्षेत्र कहते हैं। पाकिस्तान में एक सिंधु की सहायक नदी जिसका नाम है लिद्दर नदी, तो इस लिद्दर नदी घाटी से भी कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मुख्य रूप से यहाँ पर 3 लोगों के द्वारा खोज की गई। अगर इसमें हम बात करें सबसे पहले 1928 ईस्वी में
डी.एन. वाडिया महोदय ने सबसे पहले खोज किया पोतवार क्षेत्र से। डी.एन. वाडिया ने, अभी हमने नाम लिखा था सबसे ऊपर, डी.एन. वाडिया और रॉबर्ट ब्रुसफुट के प्रयासों से ही निम्न पुरापाषाण काल के उपकरणों की हमको जानकारी प्राप्त होती, खोज मिलती है। अगर हम दूसरे वर्ष की बात करें तो 1930 ईस्वी में ये साक्ष्य हमको पोतवार क्षेत्र से प्राप्त हो रहे हैं। 1930 ईस्वी में यूटार्ड महोदय ने, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था यूटार्ड ने सोहन घाटी से साक्ष्य प्राप्त किए थे। तो 1928 में डी.एन. वाडिया ने, 1930 में यूटार्ड महोदय ने। अगर हम तीसरे साक्ष्य की बात करें तो 1956 ईस्वी में बीबी लाल, एक पुरातत्वविद थे जिनका नाम था बीबी लाल। बीबी लाल ने इसी काल के संस्कृत के बारे में, सभ्यता के बारे में व्यास नदी घाटी का पता लगाया था। व्यास नदी घाटी में इस सभ्यता के उपकरणों का पता लगाया था। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर में पोतवार क्षेत्र से 1928 में डी.एन. वाडिया ने, 1930 में यूटार्ड महोदय ने सोहन घाटी से, तथा 1956 ईस्वी में बीबी लाल ने व्यास नदी घाटी से उपकरणों की खोज की थी। अगर हम बात करें लिद्दर नदी, तो लिद्दर नदी के तट पर एक प्राचीन गांव है, एक प्राचीन स्थल जिसका नाम है पहलगांव। तो लिद्दर नदी घाटी से पहलगांव नामक स्थान से एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी, हाथ की कुल्हाड़ी। तो इस तरीके से जम्मू कश्मीर से जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुए, स्रोत प्राप्त हुए, वो पोतवार क्षेत्र से और लिद्दर नदी घाटी से। पोतवार क्षेत्र से 1928 में डी.एन. वाडिया ने, 1930 में यूटार्ड महोदय ने और 1956 में बीबी लाल ने व्यास नदी घाटी से उपकरणों की जानकारी प्राप्त की थी। लिद्दर नदी घाटी के तट पर एक प्राचीन स्थल है जिसका नाम है पहलगांव। पहलगांव से एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ था। ये जम्मू कश्मीर के स्रोत थे। अगर आगे हम स्रोतों की बात करें, निम्न पुरापाषाण काल के स्रोतों की, तो अगर हम बात करें राजस्थान की, राजस्थान के लूनी नदी के सहारे एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बागौर और डींडवाना। तो बागौर और डींडवाना से और इसके साथ साथ अनेक मरुभूमि से हमको उपकरण प्राप्त हुए थे। तो आप लिख सकते हैं मरुभूमि या बागौर एवं डींडवाना से इस काल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती। तो हमने देखा जम्मू कश्मीर से, पहलगांव से और सोहन घाटी से, राजस्थान के बागौर और डीडवाना से। अगर हम बात करें महाराष्ट्र से, तो इस काल के प्रमुख औजार देखने को मिले महाराष्ट्र के नेवासा के निकट चिरकी नामक स्थान से। नेवासा के निकट चिरकी से कुछ औजार प्राप्त हुए थे। तो नेवासा के निकट चिरकी से हैंड एक्स और इसके साथ साथ कुछ औजार देखने को मिले, जैसे कि हाथ की कुल्हाड़ी देखने को मिली, खुरचनी और बेधनी भी देखने को मिले थे महाराष्ट्र के निकट नेवासा। हाँ, महाराष्ट्र में नेवासा के निकट चिरकी से तो हैंड एक्स और इसके साथ साथ बेधनी और खुरचनी भी औजार देखने को मिले। तो बेधनी और जो खुरचनी हैं ये मुख्य रूप से मध्य पुरापाषाण काल के औजार हैं। तो मध्य पुरापाषाण काल में इसको लेके पहुंच जाते हैं। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से, तो उत्तर प्रदेश से लगभग इसके 44 स्थलों का पता लगाया गया। यानी निम्न पुरापाषाण काल के उत्तर प्रदेश से 44 पुरा स्थल प्राप्त हुए हैं, जो कि बोलन नदी, मिर्जापुर के बोलन नदी घाटी से प्राप्त हुए। 44 स्थलों का पता लगा। कहाँ से? मिर्जापुर
मिर्जापुर के बोलन नदी घाटी से, या बेलन नदी घाटी कह सकते हैं, बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी से, ये उत्तर प्रदेश से थे। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी घाटी से एक स्थान पड़ता है नरसिंहपुर। तो मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर और भीमबेटका से इस काल के औजार प्राप्त हुए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर एवं भीमबेटका, भीमबेटका से पाषाणकालीन उपकरण मिले। दक्षिण भारत में चेन्नई के निकट अतिरमपक्कम और पलवरम से औजार प्राप्त हुए। तो ये कुछ जानकारी निम्न पुरापाषाण काल की एक बार पुनः देख लीजिए। निम्न पुरापाषाण काल को लोअर पैलियोलिथिक एज के नाम से जानते हैं। 25 लाख से लगभग 9 लाख ईसा पूर्व तक इसका ड्यूरेशन है। निम्न पुरापाषाण काल के बारे में जो जानकारी हमको देते हैं वो डी.एन. वाडिया और रॉबर्ट फ्रुसपुट महोदय की खोज के द्वारा मिलती है। इस काल का मानव मुख्यतः जो अपने औजार बनाता था वो पेबुल, जो कि एक गोल पत्थर होता था, पेबुल और क्वार्टजाइट पत्थर से बनाता था, और औजार बनाते समय वो आघात प्रक्रिया का प्रयोग करता था। इस काल को मुख्यतः 2 वर्गों में बांटा गया। एक औजार जो देखने को मिले वो चापर और चापिंग थे, जिसपे एक तरफा धार होती थी उसको चापर, और जिसमें 2 तरफा धार होती थी उसको चॉपिंग कहते थे। दूसरे जो औजार देखने को मिले वो हैंड एक्स थे। हैंड एक्स का जो हमको साक्ष्य प्राप्त हुआ वो रॉबर्ट ब्रूसफुट महोदय को सबसे पहले पलवरम नामक स्थान से 1863 में प्राप्त हुआ था। तो हैंड एक्स, 2 प्रकार के औजार, चापर चापिंग प्राप्त होने से इसको हम चापर चापिंग संस्कृति, हैंड एक्स प्राप्त होने के कारण इसको हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से जानते हैं। चापर चापिंग के जो औजार हैं मुख्य रूप से पाकिस्तान के सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, और इस वजह से इसको सोहन नदी घाटी संस्कृति भी कहते हैं। हैंड एक्स के जो साक्ष्य हमको प्राप्त हुए मद्रास के निकट बादामुदराई क्षेत्र से या अतिरमपक्कम नामक स्थान से प्राप्त हुए। अगर अन्य क्षेत्रों से बात करें तो जम्मू कश्मीर के पोतवार क्षेत्र से 1928 में डी.एन. वाडिया को, 1930 में यू टाड महोदय को सोहन नदी घाटी से, 1956 में बीबी लाल को ब्यास नदी घाटी से साक्ष्य प्राप्त हुए थे। मध्य प्रदेश, हाँ, इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लिद्दर नदी के तट पर एक प्राचीन स्थल पहलगाम से एक हैंड एक्स प्राप्त हुआ था, हाथ की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई थी। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर एवं भीमबेटका से साक्ष्य प्राप्त हुए। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के मरुभूमि से, इसके साथ साथ बागौर और डींडवाना से हमको साक्ष्य प्राप्त हुए थे। महाराष्ट्र के निवासा के निकट चिरकी से हमको खुरचनी, बेदनी और हैंड एक्स प्राप्त हुआ। उत्तर प्रदेश के 44 स्थलों का पता लगाया गया, जिसमें मिर्जापुर के बोलन नदी घाटी से कुछ प्राचीन उपकरण प्राप्त हुए थे। तो चलिए आगे देखते हैं हम मध्य पुरापाषाण। ये था हमारे निम्न पुरापाषाण काल के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं मध्य पुरापाषाण काल की विशेषताएं। आइए देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल, मिडिल पैलियोलिथिक एज, और दोनों को एक साथ साथ देखते हैं। उच्च पुरापाषाण और मध्य पुरापाषाण काल को दोनों को एक साथ देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा विशेषताएं कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। केवल इनके औजारों के बारे में हमको अध्ययन करना है, उपकरणों के बारे में अध्ययन करना, और उसके प्राचीन स्थलों के बारे में अध्ययन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक तरफ देखते हैं मध्य पुरापाषाण काल, जिसको हम मुख्य रूप से कहते हैं मिडिल पैलियोलिथिक एज। इसकी जो ड्यूरेशन की हमने बात की थी वो लगभग 9 लाख ईसा पूर्व से 40,000 ईसा पूर्व, ये इसका ड्यूरेशन माना गया। अब इसकी हम अगर विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहली विशेषता ये देखिए, जैसे हमने देखा कि सबसे पहले निम्न पुरापाषाण काल के मनुष्य के द्वारा जो औजार बनाए जाते थे वो पेबुल और क्वार्टजाइट पत्थर के बनाए जाते थे। इस काल के मानव ने क्वार्टजाइट के अलावा फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर जैसे पत्थरों का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया। यानी क्वार्टजाइट के साथ साथ फ्लिंट, चर्ट और जैस्पर पत्थर का भी प्रयोग करना शुरू कर दिया था। और मुख्य रूप से जो औजार होते थे वो आघात प्रक्रिया के द्वारा ही बनाए जाते थे। जो पत्थर होता था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक गोल पत्थर को लेकर के सपाट स्थान पर पटक दिया जाता था, जिससे ये पत्थर जो है अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता था। तो कुछ जो है इसमें गोल आकृति किनारे से निकल जाती थी। ये जो गोल आकृति यहाँ से निकलती है, हमने बात किया था, ये जो अंडाकार आकृति, गोल आकृति निकलती, इस पर जब धार लगाई जाती थी, एक तरफा धार होती थी, तो इसको हम
चापर कहते थे और जो दो तरफा धार होती थी उसको हम चापिंग बोलते थे। तो इस तरीके से चापर और चापिंग हमने औजार देखा था। ऐसे ही जो बीच का भाग होता था इसको हम कोर बोलते थे और ये जो किनारा हिस्सा होता था इसको हम फलक बोलते थे, फलक। तो मुख्य रूप से मध्यपुरा पाषाण काल के जो औजार थे वो फलक के बने हुआ करते थे और इसलिए इस पूरे काल को हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। जैसे हम निम्नपुरा पाषाण काल को चापर चापिंग संस्कृति और हैंड एक्स जानते हैं, दूसरे नामों से अगर बात करें तो सोहन घाटी सभ्यता के नाम से भी उसको जाना जाता है। तो इस तरीके से मध्यपुरा पाषाण काल को, चूंकि इस काल के मुख्य रूप से जो औजार थे वो फलक के बने हुए थे, कोर या फलक के बने हुए थे और इस वजह से हम इस पूरी संस्कृति को फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली विशेषता यही है कि इसको हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। पहली विशेषता, पहला पॉइंट ये है कि इसे फलक संस्कृति भी कहा जाता है, यानी इसे फलक संस्कृति के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए किस संस्कृति को या किस काल को फलक संस्कृति कहा जाता है तो मध्यपुरा पाषाण काल है। अगर हम दूसरी बात करें, अभी हमने चर्चा किया कि निम्नपुरा पाषाण काल का जो मनुष्य था वो क्वार्टजाइट पेबुल पत्थर का प्रयोग करता था। इस काल का जो मानव है, इस काल के मानव के द्वारा उपकरण क्वार्टजाइट तो था ही, क्वार्टजाइट के साथ में चर्ट, जैस्पर या फ्लिंट भी लिख सकते हैं, फ्लिंट व जैस्पर आदि पत्थर का प्रयोग किया जाता था। ये थोड़ा सा चमकीले होते थे, सुडौल होते थे, मजबूत होते थे, तो इन पत्थरों का प्रयोग किया जाता था, पत्थर का प्रयोग किया गया। तो ये दो विशेषताएं हैं। अगर इस काल के औजारों की बात करें, इस काल के जो औजार थे, इस काल के प्रमुख औजार वो मुख्य रूप से बेधनी, खुरचनी, तछड़ी हुआ करते थे, जिसको हम स्क्रैपर, ब्यूरिन और पॉइंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस काल के जो प्रमुख औजार थे वो थे खुरचनी, हम इधर लिखेंगे। अगर हम खुरचनी की बात करें तो मुख्य रूप से ये आयताकार औजार हुआ करता था, इस पर कुछ इस तरीके से धार बनी होती थी, यानी इन पर धारियां बनी होती थी। मुख्य रूप से जानवरों की खाल को साफ करने या पेड़ों की छाल छुड़ाने में इसका प्रयोग किया जाता था। इसको हम बोलते हैं खुरचनी। अगर दूसरे औजारों की बात करें तो वो पॉइंट होता था, इसको हम स्क्रैपर बोलते हैं। ठीक है, अगर दूसरे अगर औजार की बात करें तो वो पॉइंट होता था। पॉइंट कुछ नुकीला भाग होता था इस तरीके से, जहां पर दो बिंदु आपस में आकर मिलते थे। ठीक है, ये पॉइंट हुआ करता था, यहाँ पर ये धार लगी होती थी। इसको हम पॉइंट या बेधनी बोलते हैं, बेधनी या पॉइंट बोलते थे, बेधनी या पॉइंट। और अगर तीसरे औजार की बात करें वो तछड़ी हुआ करती थी। तछड़ी मुख्य रूप से आयताकार होती थी। अगर उसके 3D पिक्चर को देखें तो पीछे से ये आयताकार नज़र आती थी इस तरीके से, और इसके दो सिरे आपस में मिल करके आगे नुकीले हो जाते थे और यहाँ पर धार लगी होती थी, इस जगह पर धार लगी होती थी, यानी पीछे से चौड़ी और आगे से ऐसे जाकर के नुकीली हो जाती थी। इसका मुख्य रूप से जानवरों का शिकार करने, चीज़ों को तोड़ने, चित्रकारी करने में आगे प्रयोग किया गया। तो इसको हम कहते थे तछड़ी, इसको बोलते थे तछड़ी, या इसको हम बोलते थे ब्यूरिन, इसको बोला जाता था ब्यूरिन। तो इस काल के जो मुख्य रूप से औजार हैं वो स्क्रैपर थे, यानी खुरचनी, पॉइंट, बेधनी और तछड़ी यानी ब्यूरिन, ये मुख्य रूप से औजार होते थे, जो कि मुख्य रूप से क्वार्टजाइट, चर्ट, फ्लिंट और जैस्पर पत्थर आदि से बनाए जाते थे। अगर इस मुख्य रूप से इस काल के स्थानों की बात करें जहाँ जहाँ से ये औजार हमको देखने को मिले, तो सबसे अगर महत्वपूर्ण औजारों की बात करें तो महाराष्ट्र के
चिरकी एवं नेवासा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। चिरकी और नेवासा से साक्ष्य प्राप्त हुए। चिरकी और नेवासा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। एक चीज और ध्यान रखना है कि महत्वपूर्ण जो स्थल प्राप्त हुए, महत्वपूर्ण जो औजार प्राप्त हुए इस काल के, मध्य पुरापाषाण काल के, वो नेवासा से प्राप्त हुए और इसी कारण से इसको हम नेवासाई संस्कृति या सभ्यता के नाम से जानते हैं। नेवासाई संस्कृति। तो एक नवीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि जैसे हमने सोहन घाटी संस्कृति या सभ्यता के नाम से देखा था निम्न पुरापाषाण काल को, तो इस काल के मध्य पुरापाषाण काल के जो औजार देखने को मिलते हैं वो नेवासा, महाराष्ट्र के नेवासा से प्राप्त होते हैं और इसी वजह से इसको हम नेवासाई सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगर इसकी हम बात करें मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश से साक्ष्य प्राप्त हुआ। मध्य प्रदेश के हथनौरा से एक मानव जीवाश्म प्राप्त हुआ, यानी हथनौरा से मानव कंकाल प्राप्त हुआ। तो आप ये भी ध्यान रख सकते हैं, मध्य पुरापाषाण काल से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ। कहां से? मध्य प्रदेश के हथनौरा से। कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है पुरापाषाण कालीन किस स्थल से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है, तो मध्य प्रदेश के हथनौरा से एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ है। और ये जो हथनौरा है ये नर्मदा नदी घाटी में है। नर्मदा नदी घाटी में, नर्मदा नदी घाटी। तो इस तरीके से ये हमारी जो विशेषताएं हैं, ठीक है, मध्य पुरापाषाण काल की। नेवासा से प्राचीनतम उपकरण या साक्ष्य, अधिकतम साक्ष्य प्राप्त होने की वजह से इसको नेवासाई सभ्यता या संस्कृति कहा जाता है। 9 लाख से लगभग 40,000 ईसा पूर्व तक। और इसके जो मुख्य रूप से औजार थे वो मुख्य रूप से फलक के बने हुआ करते थे। इसको हम कहते हैं कोर, ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं कोर और इसको कहते हैं फलक। तो मुख्य रूप से फलक के औजार बने होने के कारण इसे हम फलक संस्कृति के नाम से जानते हैं। इस काल के मानव के द्वारा उपकरण बनाने के लिए चर्ट, जैस्पर, फ्लिंट इत्यादि पत्थर का प्रयोग किया जाता था। इस काल के जो प्रमुख औजार होते थे ये खुरचनी, बेदनी और ब्यूरिन यानी तछड़ी हुआ करती थी। महाराष्ट्र के चिरकी और नेवासा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए। मध्य प्रदेश के इसी काल के एक मानव कंकाल प्राप्त हुआ जो कि हथनौरा नर्मदा नदी घाटी से प्राप्त हुआ। तो ये जानकारी कुछ थी मध्य पुरापाषाण काल की। इसके बाद हम जानते हैं उच्च पुरापाषाण काल, जिसको हम कहते हैं अपर पैलियोलिथिक एज। अगर इसकी हम ड्यूरेशन की बात करें तो 40,000 ईसा पूर्व से कहीं कहीं पर ये 8,000, कहीं पर 10,000, तो अधिकतम आप 10,000 ईसा पूर्व लिख सकते हैं। 10,000 ईसा पूर्व, ठीक है, या 8,000 ईसा पूर्व भी कह सकते हैं। 8,000 ईसा पूर्व, दोनों आप लिख सकते हैं। 8,000 या 10,000 किताबों में अलग अलग देखने को मिलता है। अगर इस काल की हम बात करें तो मुख्य रूप से इस काल के जो औजार थे वो ब्लेड और ब्यूरिन थे। यानी ये जो ब्यूरिन था ये आगे चल करके ब्लेड में परिवर्तित हो गया। ब्लेड एक ऐसा औजार है जो मुख्य रूप से जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है, ठीक है। 3:2 के रूप में जो औजार देखने को मिला इसको हम ब्लेड कहते हैं। तो मुख्य रूप से इस काल का जो औजार था वो ब्लेड था और इसीलिए इसको ब्लेड या ब्यूरिन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं, ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति के नाम से। तो पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि इसे ब्लेड व ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। ब्यूरिन संस्कृति। उच्च पुरापाषाण काल को ब्लेड व ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। मुख्य रूप से इस काल के जो औजार थे वो चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट के ही बनाए जाते थे, है ना। क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ अन्य इत्यादि पत्थर का भी प्रयोग किया जाता था। इस काल के जो औजार थे, इस काल के प्रमुख जो औजार थे, इस काल के जो प्रमुख औजार थे वो ब्यूरिन यानी तछड़ी मुख्य रूप से, जैसा कि इस चित्र में हमने बनाया 3D डायग्राम के हिसाब से अगर देखें तो इस तरीके से यहाँ पर धार लगी हुई तछड़ी। दूसरा अगर हम बात करें ब्लेड की, 3:2 में दोनों तरफ इन पर धार लगी होती थी, इन सिराओं पर धार लगी होती थी इस तरीके से, ठीक है, इस पर धार लगी होती थी यहाँ पर। तो इसको हम बोलते थे ब्लेड
और इसके साथ साथ खुरचनी, खुरचनी और बेधनी भी देखने को मिलती, बेधनी, बेधनी। तो खुरचनी जैसा कि पहले हम बता चुके हैं, यहाँ पर एक सपाट आयताकार पत्थर के ऊपर खरहरे दांत टाइप के कुछ आकृति बना दी जाती थी। वेधनी की अगर बात करें तो इसको हम पॉइंट बोलते हैं, और ये आगे से नुकीली पार्ट हुआ करता था, इसको चीज़ों को चीरने फाड़ने के लिए प्रयोग किया जाता था। तो इस तरीके से वेधनी थी। ठीक है, अगर हम पुरा पाषाण काल में देखें तो पुरा पाषाण काल में एक औजार और देखने को मिलता है जिसको हम बिदारणी और क्लीवर कहते हैं। बिदारणी और क्लीवर की जो संरचना होती थी वो दो धारी हुआ करती थी, यानी इनमें दो धार लगी होती थी। कुछ इस तरीके से आप देखेंगे किताबों में चित्रकारी ऐसे देखने को मिलेगी। ये कुछ जो भाग होता था यहाँ पर धार लगी होती थी, दो धारी औजार होते थे, इसको हम बिदारणी बोलते हैं। बिदारणी, बिदारणी या क्लीवर बोलते हैं, बिदारणी व क्लीवर। तो ये मुख्य रूप से जो औजार है बिदारणी और क्लीवर, ये निम्न पुरा पाषाण काल का है, निम्न पुरा पाषाण। लेकिन इसके बावजूद भी ये अन्य कालों में देखने को मिलता है, बिदारणी या क्लीवर इसको बोलते हैं। तो ये दो धार या दोहरी धार वाली औजार के रूप में इसको जाना जाता है, बिदारणी और क्लीवर। ये मुख्य रूप से यहाँ भी मध्य पुरा पाषाण काल में भी देखने को मिली थी। तो मुख्य रूप से ये औजार जो है ये निम्न पुरा पाषाण काल का है, तो इसको वहीं पर पढ़ना है। अगर हम बात करें उच्च पुरा पाषाण काल में, तो उच्च पुरा पाषाण काल में तछड़ी, ब्लेड और खुरचनी, लेकिन मुख्य रूप से जो औजार हुआ करता था इस काल का वो ब्लेड था और ब्यूरिन था, ब्लेड और ब्यूरिन। और इसी वजह से इस पूरी सभ्यता को, उच्च पुरा पाषाण काल को ब्लेड व ब्यूरिन संस्कृति के नाम से जानते हैं। अगर इस काल के मानव की विशेषता की बात करें तो इस काल की दो विशेषताएं हैं। सबसे पहली विशेषता आप लिख सकते हैं, इस काल के मानव की दो विशेषता है, दो विशेषता देखने को मिलती है। अब ये दो विशेषता कौन सी है? सबसे पहली है नए चकमक उद्योग, नए चकमक उद्योग। अब ये जो चकमक है ये क्या है? तो चकमक एक प्रकार का पत्थर है जिसका प्रयोग धातु या रत्न बनाने के लिए, साथ साथ औजार बनाने का भी प्रयोग किया जाता था। तो पत्थरों के औजार बनाने के लिए एक बड़े पैमाने पर एक कार्य किया जाता था, तो इसीलिए इसको उद्योग की संज्ञा दी गई। तो नए चकमक उद्योग यानी पत्थर के औजार बनाने की जो कलाएं थी वो देखने को मिली। और दूसरी अगर बात करें तो इस काल में आधुनिक मानव प्रारूप में आ चुका था, आधुनिक मानव, या आप कह सकते हैं आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय, आधुनिक प्रारूप के मानव का उदय। आधुनिक काल के मानव का उदय का मतलब है होमो सैपियंस आ चुका था उच्च पुरा पाषाण काल में। अब होमो सैपियंस के आने से हमको क्या देखने को मिलती? इस काल के मानव के आने से हमको दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक देखने को मिलती चित्रकारी, एक देखने को मिलती चित्रकारी, और दूसरी देखने को मिलती नक्काशी। यानी इस काल के मानव के आ जाने से हमको चित्रकारी और नक्काशी देखने को मिलती। अब चित्रकारी हमको देखने को कहाँ से मिलती है? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से, भीमबेटका की गुफा से, मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से उसकी दीवालों पर चित्रकारी देखने को मिलती। गुफा के से जानवरों के चित्र, जानवरों के चित्र देखने को मिलते हैं, जिसमें सुअर हुआ करता था, सुअर का चित्र देखने को मिला, हिरन का चित्र देखने को मिला, बारहसिंगा का चित्र देखने को मिला, बारहसिंगा का देखने को मिला। यानी हिरन, सुअर, बारहसिंगा, और इसके साथ साथ भालू का भी चित्रकारी देखने को मिली, भालू की चित्रकारी, है ना। और इनके जो चित्रकारी थी ये लगभग 2 से 3 मीटर लंबी चौड़ी हुआ करती थी, 2 से 3 मीटर लंबी चौड़ी हुआ करती थी। और इसी कारण से ये जो चित्रकारी 2 से 3 मीटर लंबी चौड़ी हुआ करती थी, जानवरों को भयावह दिखाया गया इनकी चित्रकारी में। इससे पता चलता है कि इस काल का मानव जानवरों से डरता भी था, यानी जानवरों का ग्रुप में शिकार करते हुए भयावह दिखाया गया। इससे पता चलता है कि इस काल का मानव जानवरों से डरता था, यानी जानवर इसको हानि पहुंचा सकते हैं, इसका भी इसको एहसास था।
मुख्य रूप से मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से चित्रकारी देखने को मिलती है, जिसमें सुअर, हिरन, बारहसिंगा, भालू आदि का शिकार करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, और पहली बार इसी चित्रकारी में लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। लाल एवं हरे रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है। आपसे पूछ लिया जाए सबसे प्राचीन किस चित्रकारी से रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है, तो भीमबेटका की गुफा से लाल और हरे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग देखने को मिलता है ना। अब ये इसकी जो विशेषता है चित्र मध्य प्रदेश भीमबेटका गुफा की, तो एक क्वेश्चन नवीनतम तौर पर पूछा जा सकता है, भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वाकड़कर महोदय ने। एक नाम लिखा मिलता है वाकड़कर महोदय, तो वाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की, यानी भीमबेटका गुफा की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा आप कि वाकड़कर महोदय ने डी वाकड़कर या वी वाकड़कर लिखा मिलता है, वाकड़कर महोदय ने मध्य प्रदेश की भीमबेटका गुफा से जानवरों की चित्रकारी खोजी, जिसमें सुअर, हिरन, बारहसिंगा, भालू आदि के चित्रकारी देखने को मिलती है। ये चित्र 2 से 3 मीटर लंबे चौड़े बने हुए थे। इसमें लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है, जो कि प्राकृतिक रंग है, सबसे प्राचीनतम रंगों का समावेश देखने को मिलता है। अगर हम नक्काशी की बात करें तो बेलन नदी घाटी, जैसा कि अभी हमने बात किया था, मिर्जापुर निम्न पुरापाषाण काल में हमने देखा था कि मिर्जापुर के बोलन नदी घाटी से 44 शैलकृत गुफाएं प्राप्त हुई या स्थल प्राप्त हुए। तो बेलन नदी घाटी से हड्डी से निर्मित एक प्रतिमा प्राप्त हुई, मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो बेलन नदी घाटी से अर्धनिर्मित का मतलब है पूर्ण रूप से निर्मित नहीं है, अर्धनिर्मित एक मात्र प्रतिमा या महिला की प्रतिमा प्राप्त हुई, जिसको मात्र देवी की प्रतिमा कहते हैं, मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो ये हमको नक्काशी देखने को मिलती है। तो ये मुख्य रूप से उच्च पुरापाषाण काल की देन है। तो देखिए फिर से समझ लीजिए, उच्च पुरापाषाण काल जिसको अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक या 8,000 ईसा पूर्व तक। मुख्य रूप से इस काल का जो औजार था ब्लेड था और ब्यूरिन था, इसीलिए इसको ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति भी कहा जाता है। इस काल के जो प्रमुख औजार हैं तछड़ी, ब्लेड, खुरचनी और बेदनी, जिसमें पत्थरों का प्रयोग वही चर्ट, जैस्पर और फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। अगर औजारों में देखें तो यहाँ से एक और औजार है जो प्रमुख है, वो औजार है मछली पकड़ने का कांटा, जिसको हम हार्पून भी बोलते हैं। तो मछली पकड़ने का कांटा यानी मछली कांटा एवं हार्पून बोलते हैं उसको, मछली पकड़ने वाले औजार को। तो मछली का कांटा एवं हार्पून जो देखने को मिला औजार के रूप में, ये उच्च पुरापाषाण काल में ही देखने को मिला। नए चकमक उद्योग आया, इससे पता चलता है कि यहाँ काल का मानव जो है, हाँ, और हड्डियाँ देखने को मिली, पकी हुई हड्डियाँ देखने को मिली, जली हुई हड्डियाँ देखने को मिली, जिससे पता चलता है कि इस काल के मानव के द्वारा आग का प्रयोग कर लिया गया था। ये उच्च पुरापाषाण काल का मानव है जिसने आग अस्तित्व में लाई, है ना। तो ये सारी विशेषताएं, तो तछड़ी, ब्लेड, खुरचनी, बेदनी, इसके साथ साथ मछली का कांटा और हार्पून भी देखने को मिला। इस काल के मानव की 2 विशेषताएं, पहला नए चकमक उद्योग और दूसरा आधुनिक मानव। आधुनिक मानव के आने से हमको क्या देखने को मिला? सबसे प्राचीन चित्रकारी जो कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका से देखने को मिली, 2 से 3 मीटर लंबे चौड़े आकृति वाले, जिसमें लाल हरे रंगों का प्रयोग किया गया। वाकड़कर महोदय ने इसकी खोज की। नक्काशी में हमको देखने को मिला बोलन नदी घाटी से अर्धनिर्मित एक मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। सॉरी, अर्धनिर्मित न करके इसको अस्थि निर्मित आप कहेंगे, माफ कीजिएगा, इसको अस्थि निर्मित कहेंगे। अस्थि निर्मित एक मात्र देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई, अर्धनिर्मित नहीं, सॉरी, अस्थि निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई। तो बेलन नदी घाटी से एक अस्थि निर्मित प्रतिमा प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो ये विशेषताएं थी उच्च पुरापाषाण काल की। तो निम्न पुरापाषाण काल, आज हमने पुरापाषाण काल, संपूर्ण पुरापाषाण काल का अध्ययन किया, जिसमें हमने निम्न पुरापाषाण काल की विशेषताएं देखी कि उसको हम हैंड एक्स और चापर चापिंग संस्कृति कहते हैं। प्राचीनतम साक्ष्य सोहन घाटी से प्राप्त हुआ। दूसरा मध्य पुरापाषाण काल देखा कि हमने इसको फलक संस्कृति नाम दिया। यहाँ के औजार जो थे खुरचनी, बेदनी और तछड़ी हुआ करते थे। उच्च पुरापाषाण काल देखा जहाँ पर ब्लेड और ब्यूरिन संस्कृति के नाम से जानते हैं। यहाँ की 2 मानव की विशेषताएं थी, एक नए चकमक उद्योग का प्रयोग और आधुनिक मानव का उदय, जहाँ से चित्रकारी, नक्काशी देखने को मिलती है। नक्काशी के प्राचीनतम साक्ष्य हमको भीमबेटका की गुफा से प्राप्त होते हैं, जिसमें लाल और हरे रंगों का प्रयोग किया गया है। और बोलन नदी घाटी मिर्जापुर से हमको एक
अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई। तो ये हमारी विशेषताएं थी पूरा पाषाण काल की। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। आज आपको क्लास से कुछ न कुछ रोचक तथ्य जानकारी मिली होगी। अगली क्लास के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।